आप देख रहे हैं नेटवर्क 2.0। राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करता हूं और आज मैं इस घटना से आप सभी को रूबरू करवा रहा हूं। यह मेरी जिंदगी का इकलौता भयानक किस्सा है, मगर जब मैं इस घटना को आज भी याद करता हूं तो मेरे रोम रोम में डर का खून बहने लगता है। आज से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी इस तरीके से एक भयानक मोड़ देने वाली है जिसका मुझे अंदाजा तक नहीं होगा। तो आइए जानते हैं मेरी जिंदगी में हुआ एक बेहद ही और डरावना किस्सा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह उन दिनों की बात है जब मुझे एक नई जॉब मिली थी। अब जॉब की सैलरी काफ़ी अच्छी थी तो मुझे मजबूरन इस काम को ज्वाइन करना पड़ा। काफ़ी अच्छे से काम भी चल रहा था और मेरे घर का खर्चा भी, जिस वजह से मुझे इस काम को करने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे हमारे खर्चे बढ़ने लगे और घर के खर्चे के साथ ही पैसे की आमदनी भी कम होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि अब मैं पैसे कमा रहा हूँ, जहाँ में फर्स्ट टाइम जॉब लगने पर काफ़ी अच्छी रकम महीने की बच जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। और उसका प्रभाव इस कारण भी पड़ा क्योंकि अब हम शहर में रहने लगे थे और मैं जिस कंपनी के अंदर जॉब करता था वो भी एक हाई लेवल की कंपनी थी। ऊपर से मेरी रकम भी पर महीने की अच्छी खासी थी, तो मुझे उस कंपनी के अंदर डिलीवरी बॉय में काम करना पड़ता था। यानी कि मुझे काफ़ी जिम्मेदारियों को संभालना पड़ता था और कंपनी के बॉस का मेरे ऊपर विश्वास भी काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था। फिर लगभग 6 महीने बीत गए थे। मैं लगातार काम कर रहा था और एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब मेरे काम के प्रति मेरे बॉस को कोई आपत्ति मिली हो या फिर मेरे बॉस को कोई शिकायत मिली हो। ऐसा आज तक नहीं हुआ था। लेकिन आज 14 दिसंबर की रात, जो ठंड के लिए मशहूर होती है, हड्डियां जमा देने वाली इस बर्फ के माहौल में डिलीवरी करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है यह तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय ही जान सकता है। उस दिन मुझे डिलीवरी करने के लिए अर्जेंट किसी दूसरे गांव में जाना था। गांव तो ठीक था, लेकिन जिस गांव में मैं आज जा रहा था मैंने आज से पहले उस गांव के कभी भी दर्शन नहीं किए थे, या फिर यूं कहें कि मैंने उस रास्ते को कभी देखा नहीं था। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बार मैंने उस गांव का नाम सुना था। गांव का नाम ही इतना अटपटा था कि मुझे अब वो गांव का नाम भी याद नहीं है। लेकिन जब मैं अपने ऑफिस से सामान लेकर निकल रहा था तो मेरे नीचे काम करने वाले लोगों ने पूछा था कि क्या हम डिलीवरी कर कर आ सकते हैं। तो मैंने उन्हें बता दिया कि हमारी पहली डिलीवरी है और मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर कोई गड़बड़ हो, इसलिए मैं खुद ही डिलीवरी को लेकर निकल जाता हूँ। वैसे तो मैं इन दिनों ऑफिस में काफ़ी कम काम करता था। काम करने के बजाय मैं वहाँ पर आने वाले डिलीवरी बॉय की हाजिरी भरा करता था और साथ ही अपने बॉस के साथ साथ उसकी चमचागिरी करने के लिए माहिर था। पता नहीं क्यों, लेकिन वहाँ के लोग मुझे चमचे के नाम से काफ़ी ज़्यादा जानते थे और वैसे भी बॉस का खास होने पर बॉस सैलरी बढ़ा ही देता है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि इस डिलीवरी में मुझे ही जाना चाहिए क्योंकि ये डिलीवरी मेरे लिए बेस्ट होगी। एक तो मेरा बिहेव अच्छा था और ऊपर से बात भी काफ़ी अच्छे ढंग से कर लेता था। तो मैंने सोचा कि मैं उस गांव के अंदर डिलीवरी कर देता हूं ताकि अगली बारी लोग हमारी कंपनी को फिर से ऑफर कर सकें। उसके बाद मैं अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। मैंने मैप लगा लिया था ताकि मैं ये जान सकूं कि अब हमें कहां पर जाना है। हमारी बाइक के आगे एक मैप लगाने का सही स्थान होता है, तो मैंने वहीं पर अपना फ़ोन रख लिया। फिर उसके बाद मैं तुरंत ही अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल पड़ा और जब मैंने रास्ते के बारे में पता लगाया था तो मुझे पता चला कि रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा वीरान है और रास्ते में कंकड़ पत्थर काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो डर तो मुझे लग रहा था कि कहीं मैं गलत रास्ते में ना फंस जाऊं। ऊपर से ये बाइक भी ठंड में टकटकाहट की आवाज़ निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बाइक का इंजन अब खराब हो सकता है। बहुत ही जल्द अब बाइक की सर्विस करवानी पड़ेगी। लेकिन मैंने इस बारे में बॉस को नहीं बताया था क्योंकि मैं बॉस से पहले भी काफ़ी सारे काम करवा चुका था। तो मैंने सोचा कि थोड़े दिन काम निकलवा लेता हूँ, उसके बाद बॉस को बाइक के बारे में भी बता दूंगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि आज ये बाइक डिलीवरी भी पूरी तरह से नहीं कर पाएगी। एड्रेस देखने पर पता चला कि अभी दूरी लगभग 60 किलोमीटर की दिखा रही थी। 60 किलोमीटर का मतलब होता है कि एक लंबी दूरी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि 60 किलोमीटर के एरिया में क्या हम ही मिले थे जो वहाँ तक खाना पहुँचा दें। कोई और होटल वगैरह नहीं था जो हमें ही फ़ोन करना पड़ा। फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बाइक चलाने पर गौर करने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे बीच सड़क के ऊपर लाल रंग की एक चुन्नी पड़ी हुई नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी लड़की की चुन्नी है। अब एक पल के लिए मैं उसे देखने लगा और उसके बाद मैंने बाइक को उसके ऊपर से निकाल दिया। जैसे मेरी बाइक उसके ऊपर से निकली तो मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि मैंने बाइक किसी इंसान के ऊपर चढ़ा दी हो, क्योंकि ये आवाज़ किसी के चीखने की थी।
फिर मैं पीछे की तरफ देखने लगा, मगर उसके बाद जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मुझे वहां पर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब तो वो लाल कलर की चुन्नी भी वहां से गायब हो चुकी थी और ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने अभी जस्ट एक पल पहले ही वहां पर एक लाल चुन्नी को पड़ा पाया था, फिर वो कहाँ गायब हो गई। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि इतने में ही मेरे सामने से मुझे एक गाड़ी आती हुई नजर आई और उस गाड़ी को अपनी तरफ आता देख मैंने अपनी गाड़ी का डिस्क ब्रेक लगा दिया। जैसे मैंने बाइक का डिस्क ब्रेक लगाया तो बाइक एकदम से फिसलने लगी और उसके बाद थोड़ी दूर आगे जाकर सड़क के ऊपर एकदम से नीचे गिर पड़ी। अच्छी बात तो ये थी कि खाना अभी तक सेफ था, वो अभी तक नीचे नहीं गिरा था और डिलीवरी बॉक्स को अपने सामने एकदम सही सलामत देखकर मुझे एक अलग ही खुशी हो रही थी। उसके बाद मैंने उस बॉक्स को उठाया और उस गाड़ी वाले को गाली गलौज करने लगा, लेकिन तब तक वो गाड़ी वाला वहां से गुजर चुका था। उसके बाद मैंने भी इस चीज को इग्नोर कर दिया और फिर अपनी बाइक उठाकर वहां से वापस निकल पड़ा। दिमाग तो खराब हो ही गया था, पता नहीं साले कैसे कैसे लोग रहते हैं जो बिना देखे ही गाड़ी चलाते हैं। फिर उसके बाद मैंने इस चीज को इग्नोर किया और आगे जाने लगा, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में खटक रही थी कि आखिर वो लाल चुन्नी सड़क के बीचों बीच कहाँ से आई और वहां पर उसे किसने बिछाया होगा। जिस तरीके से वो पड़ी थी उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि किसी ने उसे जानबूझकर वहां पर बिछाया है। दिमाग लगातार उसी चीज के बारे में सोच रहा था, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन है। और कुछ देर के बाद मैं ऐसा ही सोचता रहा। फिर उसके थोड़ी देर बाद वो चुन्नी मुझे फिर से पड़ी हुई नजर आई। एक बार फिर सड़क के ऊपर उसी तरह का नज़ारा देखकर मेरी तो आंखें फाटी की फाटी रह गई। इस बार मैंने अपनी बाइक की स्पीड को एकदम से कम कर दिया और उसके बाद उस चुन्नी के एकदम करीब से अपनी बाइक को निकाल दिया। मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बार जब मैंने अपनी बाइक को उस चुन्नी के ऊपर चढ़ा दिया था तो उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई थी। इस बार मैं नहीं चाहता था कि फिर से कोई कांड हो जाए। इस बार मैंने बाइक की स्पीड को एकदम कम कर दिया और उसके बाद आगे निकल गया। आज जो मैंने पैकिंग करवाई थी उसके अंदर 10 से 15 गुलाब जामुन थे और उनके अलावा कुछ और भी मिठाइयाँ थी जिनके पीछे कोई भी आत्मा पड़ सकती है। और भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर मैं काफ़ी ज़्यादा विश्वास किया करता था, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा खानदानी भूत प्रेत जैसी चीज़ पर पुराने समय से ही यकीन करता आया है। तो मैं भी उन्हीं की तरह इन चीज़ों पर यकीन करता था। इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसे सुनसान रास्ते पर कोई आत्मा मिठाई के पीछे ना हो जाए। और पूर्वज लोग कहते हैं कि जब हम कोई मिठाई के डिब्बे को लेकर गुजरते हैं तो सुनसान पड़े रास्ते में उसकी सुगंध से मोहित होकर कोई भी आत्मा हमारे पीछे लग जाती है। तो यही चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी दे रही थी, लेकिन मैं बार बार इस चीज़ को इग्नोर करता रहा। बाइक अभी भी अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी और मैं अभी सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है और अब क्या हो रहा है। इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़कर काफ़ी स्पीड से आगे मैं निकल रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि सड़क के किनारे कोई खड़ा होकर मुझसे लिफ्ट लेने का इशारा कर रहा है। जैसे ही मैंने उस किनारे देखा तो मुझे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा जिसकी हाइट तकरीबन 6 फुट की थी। और उस आदमी को उस जगह पर देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा होगा। उसके बाद मैंने अपनी बाइक को उस आदमी के बगल में लगाया और उस आदमी के पास पहुँचते बोला, हाँ भाई साहब क्या हुआ, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैसे मैंने उस आदमी को इतना कहा तो उसने मेरे ऊपर भड़कते बोला, भाई तेरे से लिफ्ट मांग रहा हूँ, तेरे से सुनने के लिए नहीं खड़ा हुआ। उसने इतना कहा ही था कि मैं आंख फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा, क्योंकि उसके कहने का अंदाज मुझे थोड़ा अजीब और डरावना लगा। फिर उसने कहा, भाई साहब मुझे थोड़ा आगे तक जाना है, तो आप आगे तक छोड़ दोगे। उसके पलटू जवाब देखकर मेरी तो आंखें फाटी की फाटी रह गई थी। सच में वो अजीब आदमी था। फिर मैंने कहा, अरे भाई साहब इस तरह गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो आराम से ही पूछ रहा हूँ, कितनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसने बताया कि वो अभी अभी रेलवे स्टेशन से उतर कर पहुँचा है तो उसे कोई गाड़ी नहीं मिली, इसलिए वो पैदल पैदल ही निकल पड़ा। मैंने सोचा कि चलो इस आदमी को आगे तक छोड़ देता हूँ। फिर जैसे मैंने उस आदमी को गांव का नाम बताया तो ये सुनकर वो पूरा सफ़ेद हो गया। उस आदमी ने कहा, पहले से मैं इस हाईवे पर काफ़ी सारी चीज़ें देख चुका हूँ और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अब और भी ज़्यादा भयानक चीज़ें देख सकूँ। मुझे उस आदमी की बातें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, आप किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो उस आदमी ने बताया कि भयानकता की तो यहाँ कोई हद ही नहीं है, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा डरावनी है कि उनके सामने सब कुछ फेल हो जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी के कहने का अंदाज थोड़ा सीरियस और डरावना लग रहा था। फिर मैंने उस आदमी से पूछ लिया कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो उसने बताया कि इस सड़क के ऊपर हमेशा लाल रंग की एक चुन्नी पड़ी नजर आती है
अगर गलती से हमारा पैर उसके ऊपर पड़ जाता है तो हमारी पूरी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। हम किसी ऊपरी शक्ति के साए में फंस जाते हैं और चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल सकते। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि आते समय मेरे बाइक का टायर उसके ऊपर पड़ गया था। इससे मेरे ऊपर कोई इफेक्ट ना हो जाए, यही सब सोच सोच कर मैं तो पूरा डर से सहम गया था। फिर मैंने ये बात उस आदमी को बताई तो उसने बताया कि अब तुम्हारे ऊपर भी खतरा मंडराने वाला है। जितना जल्दी हो सके इस डिलीवरी को पूरा करके यहाँ से लौट जाओ। अगर तुम समय रहते यहाँ से नहीं निकल सकते तो तुम्हारे ऊपर काली शक्तियाँ मंडराने लगेंगी और उसके बाद तुम चाहकर भी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि वो काली शक्ति तुम्हारा दिल निकाल कर खा जाएंगी। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को इन चीज़ों की कुछ ज़्यादा ही जानकारी है। उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब आपको नहीं लगता कि आपको इन चीज़ों की कुछ ज़्यादा ही जानकारी है? तो उसने अपनी गर्दन सहलाते हुए कहा, हाँ मैं इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानता हूँ। उसका एक कारण ये भी है कि मैं आए दिन और रात को इस गांव के इस रोड पर सफ़र करता रहता हूँ, तो मैं इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। उस वक्त मैंने उस आदमी की बातों को सीरियसली ले लिया था और मैंने सोचा कि शायद ये आदमी सही है, इसलिए इसे आगे तक छोड़ना ही बेहतर होगा और मेरा भी रास्ते में बातों ही बातों में टाइम कट जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने बाइक को फिर से भगाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक बाइक को स्पीड में भगाने के बाद मेरी नज़र सड़क के बीच में पड़ी हुई एक लाल कलर की चुन्नी पर पड़ी तो एक बार फिर मेरी आंखें फटे के फटे रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि ये तो वही लाल चुन्नी थी जो मुझे बार बार सड़क के बीच में नजर आ रही थी और उसे देखते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे बैठे उस आदमी की तरफ देखा तो उस आदमी ने हल्की सी आवाज़ में कहा, चिंता मत करो, इसके बगल से बाइक को निकाल दो। जैसे ही मैंने बाइक को उस चुन्नी के बगल से निकालने की कोशिश की तो मेरी बाइक का ब्रेक एकदम से फेल हो गया और इस बार ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं इन सब बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। और फिर अचानक ही हमारी बाइक उस सड़क के बगल में बनी हुई झाड़ू की तरफ घुस गई और हम एकदम से नीचे गिर पड़े। इस बार खाने का वो बॉक्स भी नीचे गिर गया था, यानी कि अब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऊपर से आज मुझे बॉस की डांट भी सुनने को मिलने वाली थी। उसी दौरान मैं झट से अपनी जगह से उठा और तुरंत ही सड़क की तरफ भागने लगा। उस वक्त मेरी नज़र उस खाने के बॉक्स पर थी। जैसे मैं उस खाने के बॉक्स के पास पहुंचा तो मैं पूरी तरह से हैरान हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बार बार ये खाने का बॉक्स टूट क्यों नहीं रहा, बल्कि ये कई बार एकदम से जोर जोर से नीचे गिर पड़ा था और इसके बावजूद भी इसे कोई खरोंच तक नहीं आई। और अब तो मेरी बाइक भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। बाइक का आगे बढ़ पाना अब इम्पॉसिबल था और इसी बीच मैंने अपने बॉस को फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी तो साली आज किस्मत ही ख़राब थी। जैसे ही मैंने फ़ोन लगाने की कोशिश की तो मेरा फ़ोन एकदम से स्विच ऑफ हो गया। फिर मैंने अपने साथ मौजूद उस आदमी से मदद की गुहार की तो उसने बताया कि उसके पास कोई फ़ोन नहीं है, वो बिना फ़ोन के ही रहता है। उस वक्त तो मेरे दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने सोचा कि अपना पैदल पैदल चलकर इस सफ़र को अंजाम दूंगा और किसी भी तरह अपनी डिलीवरी को पूरा करूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा बॉस मुझे बहुत ज़्यादा डांट लगाएगा। फिर मैं उस बॉक्स को उठाकर पैदल पैदल इस सामने वाले गांव की तरफ चल पड़ा। उस आदमी ने बताया कि उस गांव की दूरी यहाँ से महज 4 किलोमीटर ही है, यानी कि अब मैं काफ़ी आराम से वहाँ पहुँच सकता था। भले इस ठंड के अंदर एक पैदल इंसान को उस रास्ते को पार कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन इसके बाद भी मैंने अपने काम को धर्म मानकर ये काम पूरा करना ठीक समझा। और उसके बाद मैं उस बॉक्स को उठाकर अपनी बाइक को बगल में खड़ा करके वहीं से आगे निकल पड़ा। उस आदमी ने बताया कि वो उस गांव में नहीं जा रहा, बल्कि उसका गांव उस अटपटे और भूतिया गांव से सटा हुआ है। जब उसने भूतिया गांव का नाम लिया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पहले से उसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था और अब ऊपर से ऐसी बात करके मुझे पूरी तरह से विचलित कर रहा था। फिर मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब क्यों बार बार आप भूत प्रेत का नाम ले रहे हो, मैं तो वैसे भी डरा हुआ हूँ। तो उस आदमी ने बताया कि तुम उस गांव में अकेले मत जाना, अगर तुम चले गए तो फिर तुम्हारा लौट कर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों बोल रहा था, लेकिन उस आदमी की जुबान से निकला हुआ एक एक वर्ड मुझे अभी भी डरा रहा था। फिर उसके बाद मैं बेफिक्र होकर उस बॉक्स को उठाकर आगे की तरफ चल पड़ा। वहाँ से थोड़ी दूर और आगे जाकर मैं उस सड़क के एक हिस्से में बैठ गया, क्योंकि अब तक मेरे पैरों में दर्द होने लगा था। वो बॉक्स थोड़ा भारी था तो उसे उठाकर चलना और भी ज़्यादा कठिन हो रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे अंदाज़ा तक नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद ही ना जाने क्यों मुझे अपने आजू बाजू में किसी के होने का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे आजू बाजू में भटक तो रहा है, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ। फिर जैसे मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि लाल रंग की चुन्नी पहने एक लड़की मुझे अपने पीछे नजर आ रही थी।
जब मैंने उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखा तो मेरे पूरे शरीर के अंदर कपकपी छूट गई। दरअसल मैंने देखा कि वो लड़की पूरे खून से सनी हुई थी और उसके बाल खून से एकदम लाल हो चुके थे। और ये देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। और उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे मैं वहाँ से भागने लगा। अब तक मैं इतनी तेज रफ्तार से भाग रहा था कि मेरे पैर थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके बाद मैं वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक जगह पर रुक गया और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि अब तो मेरे पीछे मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पीछे का नज़ारा एकदम साफ हो चुका था, यानी कि अब जो भयानक चुड़ैल मेरा पीछा कर रही थी अब वो भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी, लेकिन अब उस गांव की भी दूरी वहाँ से बहुत ज़्यादा कम थी और मैंने सुना था कि उस गांव के अंदर भूत प्रेत का आतंक रहता है, तो मुझे काफ़ी संभल कर अपने कदम पटकने होंगे, यानी कि मुझे अपने कदमों को फूंक फूंक कर रखना था। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस घर की जानकारी कैसे लूँगा जिस घर के बारे में मैं जानता तक नहीं हूँ। ऊपर से मेरे फ़ोन में जो जानकारी थी वो तो फ़ोन में ही रह गई, क्योंकि अब मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ हो चुका था और फ़ोन के अंदर से जानकारी को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। साला दिमाग खिसकता जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं करूँ तो करूँ क्या। उसके बाद मैंने सोचा कि पहले गांव में चला जाता हूँ और फिर उस आदमी का नाम पूछ लूँगा। अब तक रात के 11:30 बजने को आए थे। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और इस घनघोर रात में सामने की तरफ देखना भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा था, क्योंकि अब सामने का नज़ारा इतना अंधेरे में डूब चुका था कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे सामने की तरफ एक लाइट नज़र आई और उस लाइट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर एक मकान बना हुआ है और मैं उस मकान में जाकर ये पूछ सकता हूँ कि ये ऑर्डर किसके नाम पर है, जिसने मुझसे इतनी रात को ऑर्डर मंगवाया है। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे उस घर के एकदम पास पहुँचने लगा जहाँ मुझे सामान को डिलीवरी करना था। फिर उसके बाद जैसे ही मैं उस जगह पर पहुँचा तो मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर एक मकान बना हुआ नज़र आ रहा था और उसके बाद जैसे ही मैंने उस मकान के दरवाजे को खटखटाने की कोशिश की तो पता नहीं क्यों लेकिन किसी ने मुझे एकदम से पकड़कर पीछे की तरफ खींच लिया। और उसके बाद जैसे ही मैंने पीछे की ओर देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही लाल चुन्नी वाली महिला थी जो मुझे काफ़ी देर से परेशान कर रही थी, यानी कि वो एक आत्मा थी जो मुझे कभी भी मौत के मुंह में धकेल सकती थी। उस वक्त मैं फिर से अपने आप को छुड़वाने लगा और फिर से वहाँ से भागने लगा। इस बार फिर से मैंने अपने कदमों को कहीं भी नहीं रोका और सीधे एक घर के दरवाजे के पास पहुंचकर जोर जोर से आवाज़ देने लगा। जैसे मैं आवाज़ दे रहा था तो पहले तो वहाँ कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उस मकान का दरवाज़ा एकदम से खुल गया और उस मकान के दरवाजे के खुलते ही मैंने देखा कि मुझे एक बूढ़ा सा आदमी नज़र आ रहा था जिसकी उम्र 80 साल के करीब थी। उसने अपने हाथ से इशारा किया और मुझे अपने करीब बुलाया। उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और मुझे किसी सहारे की आवश्यकता थी, तो मैं जल्दी से भागता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा और उसने मुझे अपने कमरे के अंदर बुला लिया। तब जाकर मुझे एक राहत की सांस मिली। फिर मैंने उस आदमी से सारी बात बताई तो उस आदमी ने कहा, इस सड़क के ऊपर इस तरह की घटनाएं होना तो एक आम बात है और ख़ासकर रात में तो इस रास्ते पर सफ़र ही नहीं करना चाहिए। एक पैदल यात्री भी रात को इस रास्ते से सफ़र करते वक्त काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखता है। फिर मैंने उस आदमी के बारे में भी बताया जो मुझे पैदल यात्रा में मिला था, तो उसने बताया कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक अच्छी आत्मा है और वो कोई बुरी आत्मा नहीं है, एक अच्छी शक्ति है और जब तक वो तुम्हारे साथ थी तब तक ही वो काली शक्ति तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे पाई। ये सुनकर तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि वो कोई इंसान नहीं था। फिर से मैंने उस डिलीवरी पते के बारे में पूछा तो उस आदमी ने मेरे हाथ से छीनकर उस डिलीवरी वाले बॉक्स को अपने घर से बाहर फेंक दिया और फिर उसने मुझे घर से बाहर जाने से मना कर दिया। दरअसल उसने बताया कि यहाँ की आत्मा अक्सर मिठाई के पीछे पड़ जाती है और जब तक उन्हें वो मिठाई नहीं मिलती तब तक वो उस इंसान के पीछे पीछे भागती रहती है। और ये सुनकर मेरा कलेजा जोरों से धड़कने लगा। फिर उसके बाद उस आदमी ने बताया कि तुम किस्मत वाले हो जो यहाँ तक जिंदा बचकर आ गए, वरना ऐसा काफ़ी कम होता है कि कोई इंसान उस रोड से जिंदा बचकर यहाँ आ सके। दोस्तों, मुझे एक राहत की सांस तो मिली, लेकिन अंदर ही अंदर अब भूत प्रेत के प्रति इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि अब मैं रात में डिलीवरी करने के लायक नहीं बचा था। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद मैं रात में अब कभी भी डिलीवरी नहीं करता हूँ। मुझे नाइट डिलीवरी के नाम से ही अजीब सा डर लगता है और उस दिन के बाद मैं आज तक डिलीवरी करने के लिए रात में सफ़र नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।